सो है गैस, वेलकम बैक टू माई टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, बट सबसे पहले डिस्कस करते हैं आज के दिन के बाजार को। सो दोस्तों अगर बात करें निफ्टी की, तो आज के दिन निफ्टी में करीब 0.74% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। पॉइंट वाइज अगर देखोगे तो 160 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी आपको निफ्टी में दिख रहा होगा। और वही अगर आज के दिन के बॉटम से कंपैरिजन करें तो तेज़ी 1.1% के आसपास हमें देखने को मिल रही है। लास्ट ट्रेडिंग डे भी निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म किया था, इनफैक्ट इंडियन मार्केट ने ही अच्छा परफॉर्म किया था, बट एक काफ़ी बड़ा डाउट वहाँ पर क्रिएट हुआ था। डाउट इस बात का कि अमेरिकन मार्केट तो 1.5% से ज़्यादा गिरी थी, बट इंडियन मार्केट अच्छा क्यों परफॉर्म की। तो देखो दोस्तों, ये पूरी तरह से गारंटी नहीं होता कि अमेरिकन मार्केट अगर ख़राब करेगी तो इंडियन मार्केट भी ख़राब करेगी। उसका एक झलक देखने को मिल सकता है, बट कंप्लीट जो परफॉर्मेंस है वो अमेरिकन मार्केट के बेसिस पे देखने को नहीं मिलता। ये आप ध्यान में रखना। स्टार्टिंग फेज 10-15 मिनट, आधा घंटा आपको अमेरिकन मार्केट के बेसिस पे रिएक्ट इंडियन मार्केट करते हुए दिख सकती है, बट कंप्लीट मार्केट रिएक्शंस के बेसिस पे नहीं होता। जैसा वो परफॉर्म की है वैसा हम भी परफॉर्म करेंगे, ऐसा नहीं होता। तो इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में सेट कर लो। बट अगर लास्ट डे की बात करें तो डो जोन्स हमें 1.14% की तेज़ी रिपोर्ट करता हुआ दिखा था, और वही अगर नैस्डैक कंपोजिट्स की बात करें तो वहाँ पर करीब हमें 1.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही थी। तो उसका असर आज के दिन कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट के स्टार्टिंग सेशन में हमें देखने को मिला, और कल की तरह आज के दिन भी मार्केट में कुछ रिकवरी हमें देखने को मिली है। बट अमेरिकन मार्केट के लास्ट डे उड़ने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर जो टैरिफ लगना था उस टैरिफ में 1 मंथ का डिले देखने को मिल रहा है। यानी कि वो टैरिफ हो सकता है अगले महीने आपको लगता हुआ दिखे, और इस वजह से काफ़ी सारी जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है अमेरिका की, वो लास्ट डे आपको अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखी थी, जिस वजह से नैस्डैक और डो जोन्स दोनों आपको ऊपर जाता हुआ दिखा था। अब इंडियन मार्केट की बात करें तो आज के दिन सिर्फ निफ्टी ही ऊपर नहीं है। अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो वहाँ पर करीब आपको 1.5% की तेज़ी देखने को मिल जाएगी। मिड कैप स्मॉल कैप में भी आपको कुछ रिकवरी ज़रूर देखने को मिल रही है। अगर सेक्टर की बात करें दोस्तों, तो बैंकिंग सेक्टर आज के दिन पॉजिटिव है, ऑटो सेक्टर पॉजिटिव है, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर पॉजिटिव है। उसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर में सबसे अच्छी तेज़ी है 1.17% का, और निफ्टी आईटी आज के दिन थोड़ा सा फ्लैट परफॉर्म करती हुई दिखी है, और मेटल सेक्टर आज के दिन अच्छा परफॉर्म किया है, इनफैक्ट सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। 2.82% की तेज़ी मेटल सेक्टर के इंडाइसेस में देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों इन सारी चीज़ों के बीच में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट डे जो मार्केट में तेज़ी दिखा था उस तेज़ी की वजह से हमने उम्मीद किया था कि एफआईआईज अच्छी खासी खरीदारी हो सकता है की होगी, बट एफआईआईज डीआईएस की एक्टिविटी जो हमें देखने को मिला कल रात में वो एकदम डिफरेंट चीज़ें हैं हमें दिखा रहा है। एफपीआई ने लास्ट ट्रेडिंग डे 2,895 करोड़ की बिकवाली ही की है, और वही डीआईएस की बात करें तो 3,370 करोड़ की खरीदारी ही हुई है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बिकवाली या फिर बहुत बड़ी हमें खरीदारी देखने को मिली, मतलब बोल सकते हैं डिसेंट इंटरेस्ट हमें देखने को मिला है एफआईआईज और डीएस दोनों का। बट फिर भी अगर मार्केट में तेज़ी है तो इसके पीछे का दो रीज़न हो सकता है। एक हो सकता है रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन, और दूसरा हो सकता है दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑपरेटर का एक जाल भी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में सेट करके चलना। अब आप सभी को पता ही होगा कि पिछले कुछ टाइम से जो मार्केट लगातार गिर रही थी, इस गिरावट में निफ्टी का जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स था वो 90 को टच कर गया था, और वहाँ से मार्केट में एक छोटी सी रिकवरी देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं 90 का जो पी है वो एक अट्रैक्टिव पी है। जब भी 90 के पी के आसपास निफ्टी आएगी तो ओवरऑल उस टाइम हम निफ्टी को या फिर मार्केट को एज ए बोल सकते हैं इस नज़र से देखेंगे कि यहाँ से मार्केट में और भी फ्री फॉल में भी देखने को ना मिले। बट दोस्तों ये जो सारी तेज़ी है, ये जो सारी गिरावट है, ये हमें तब तक देखने को मिल सकता है जब तक कोई क्लैरिटी हमें देखने को ना मिले। अभी देखो क्या है कि आप सभी को पता है कि इंडिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर ट्रंप ने काफ़ी बार ऑलरेडी थ्रेट हमें दे रखा है। अब कल के दिन उनके स्पीच हमें देखने को मिले थे पार्लियामेंट में, और उस स्पीच में उन्होंने बताया था कि ट्रंप इंडिया के ऊपर और चाइना के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, और इसका डेट है 2 अप्रैल का। अब देखा जाए तो अमेरिका जितना इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाती है उससे ज़्यादा इंडिया अमेरिका के ऊपर लगाती है। बट कहीं ना कहीं ये जो थ्रेट मिल रहा है ये मुझे लगता है कि ट्रेड वॉर को इंडिकेट नहीं कर रहा है, ये थ्रेट इंडिकेट कर रहा है बिजनेसेस को। अब आप सभी को पता है कि ट्रम्प के जो सबसे करीबी हैं एलॉन मस्क, उनको इंडिया में बिजनेस करना है। अब उनके कार्स के ऊपर 100% से ज़्यादा का टैरिफ हम लगाते हैं, तो यहाँ पर अमेरिकन गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि वो जो कार्स के ऊपर आप 100% से ज़्यादा की टैरिफ लगा रहे हो उसको कम करो। अगर कम करते हो तो हो सकता है कि रेसिप्रोकल टैरिफ आपको कुछ कुछ कंट्री में लगती हुई देखने को मिले और कुछ कंट्री में देखने को ना मिले, लाइक इंडिया जैसी कंट्री। क्योंकि एलॉन मस्क अगर खुश होते हैं तो ओवरऑल ये जो सारी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी चेंज भी होती हुई देखने को मिलेंगी। तो अभी मार्केट में तेज़ी हो, गिरावट हो, ये सारी चीज़ों को आप बोल सकते हैं इस वे की तरह देखना कि ये किसी भी तरह का कंफर्मेशन नहीं है।
अगर रेसिप्रोकल टैरिफ लग जाता है मान लो, तो ओवरऑल मार्केट इसको वीक रिएक्ट कर सकती है और जो अभी तेज़ी है वो कन्वर्ट हो जाएगा गिरावट में। और वही नहीं लगता है, क्योंकि इसमें अभी 1 महीने का टाइम है, अगर नहीं लगता है तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से आपको जैसा परफॉर्म करती हुई दिखी है वैसे ही आगे भी परफॉर्म करती हुई दिखे। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अब कुछ कंपनीज़ को, जिसमें पहली कंपनी का नाम है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अब इस कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा है। न्यूज़ दोस्तों ये है कि KPI ग्रीन को मिल चुका है एक अनदर प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट के डिटेल्स की बात करें तो 9.4 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट ये कंपनी को मिला है। अब इसके एग्जीक्यूशंस की भी बात कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पर कंपनी ने हाईलाइट किया है कि 9.4 मेगावाट का जो सोलर पावर प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है, उसमें से 5 मेगावाट की जो बोल सकते हैं कैपेसिटी है वो कंपनी को ही मिला है, और बाकी का 4.4 मेगावाट की जो कैपेसिटी है वो KPI ग्रीन एनर्जिया को मिला है, यानी कि इनकी सब्सिडरी को। अब दोस्तों इन सारी चीज़ों के बाद यहाँ पर कंपनी ने ये भी बताया है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसकी कमिश्निंग हमें कब तक देखने को मिलेगी, या फिर बोल सकते हैं कंप्लीट ये प्रोजेक्ट कब होगा। तो बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के एंड तक कंपनी इसको कंप्लीट करती हुई नजर आएगी और इसको वेरियस टर्म में कंपनी कंप्लीट करती हुई दिखेगी। तो ओवरऑल ये एक काफ़ी बड़ी अपडेट है अगर हम KPI ग्रीन के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। और 9.4 मेगावाट को बहुत बड़ी अपडेट तो हम बोल सकते हैं कि कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले कंपनी को गीगावाट में भी पावर प्रोजेक्ट मिल चुका है। अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से KPI ग्रीन के साथ एक MOU हमें देखने को मिला था, जिसके बदले 1.8 गीगावाट रिन्यूएबल प्रोजेक्ट KPI ग्रीन को मिला था, जो कि काफ़ी बड़ी थी। अब इनके ग्रोथ गाइडेंस देखोगे तो वो भी काफ़ी ज़बरदस्त दिखेगा, क्योंकि अच्छी खासे ऑर्डर बुक कंपनी के पास अवेलेबल है। बाकी आपके पास KPI ग्रीन का शेयर है या नहीं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर है तो आपका इस कंपनी को लेकर लॉन्ग टर्म विजन क्या है वो भी मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है VBL, यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अब इस कंपनी से रिलेटेड दोस्तों फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। अपडेट्स निकल के आ रही हैं ब्रोकरेज हाउस की तरफ से। अब ब्रोकरेज हाउस कौन सा है, तो वो है जेफरीज, जिसने इस कंपनी से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव कमेंट्री की है। अब इसके पीछे के रीजंस ये हैं कि पास्ट में जो कंपनी ने नंबर्स दिखाए हैं वो ऑलरेडी हमें अट्रैक्टिव देखने को मिले हैं, बट समर में कंपनी के नंबर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। और अभी रिसेंट में जो कंपनी ने एक्विजिशंस की है उससे कंपनी के वॉल्यूम्स, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ने के काफ़ी ज़्यादा आसार हैं, और इस वजह से जेफरीज का काफ़ी बुलिश कमेंट्री है। बट जैसा कि मैंने आप सभी को बता रखा है कि कोई भी ब्रोकरेज हाउस किसी भी कंपनी को लेकर बाई, सेल या होल्ड रिकमेंड करता है या रेटिंग देता है तो उसको ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सारी चीज़ों के बेसिस पे अगर आप ब्लाइंडली किसी भी कंपनी में पैसा डालना शुरू कर दोगे तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है। क्योंकि कुछ टाइम पहले VBL से रिलेटेड कुछ नेगेटिव कमेंट्री भी हमने सुना था, और अब हमें पॉजिटिव कमेंट्री भी देखने को मिल रही है। तो हर कमेंट्री के बेसिस पे डिसीजन लोगे तो प्रॉब्लम आपको होगा। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों को ब्लाइंडली फॉलो ना कर अच्छी तरह से रिसर्च कर लो, ठीक है। अब दोस्तों जेफरीज ने यहाँ पर बताया है कि कैलेंडर ईयर 2027 तक कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 14% CAGR से हमें दिख सकता है। EBITDA जो है वो हमें 15% CAGR से ग्रो करता हुआ दिख सकता है। और 2025 की दोस्तों बात करें, यानी कि इस साल कंपनी के नंबर्स हमें कैसे देखने को मिलेंगे, तो देखो कंपनी के हर क्वार्टर के नंबर के डिटेल्स यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, बट बताया गया है कि कंपनी के जो रेवेन्यू है वो हमें देखने को मिल सकते हैं 2,37,097 मिलियन रुपीज़ का। इसको करोड़ में अगर कन्वर्ट करें तो 23,709 करोड़ कंपनी 2025 में रेवेन्यू रिपोर्ट कर सकती है। अब इसको 2024 के रेवेन्यू से कंपैरिजन करें तो कंपनी ने 2024 में लगभग 20,000 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया था, और 2025 में 23,700 करोड़ देखने को मिल सकता है, यानी कि लगभग 18 से लेकर 19% की ग्रोथ दिखा सकती है 2025 में अकॉर्डिंग टू जेफरीज। और ये जो ग्रोथ है ये VBL की बात की जा रही है। और दोस्तों इनके EBITDA की बात करें तो EBITDA हमें देखने को मिल सकता है 5,668 करोड़ का, जिसको अगर कंपैरिजन करोगे इस Q3 ने 2024 के कैलेंडर ईयर से, तो उसमें भी अच्छी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन जताई है जेफरीज ने। और EPS 10.02 का जा सकता है, जिसको अगर देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ग्रोथ की प्रेडिक्शंस यहाँ पर जेफरीज ने किया है। और नेट प्रॉफिट ग्रोथ को लेकर यहाँ पर प्रेडिक्शन ये है कि 30.5% का ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो सारे जो नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं ये जेफरीज की तरफ से हैं, बट ऐसा नहीं है कि जो एक्सपेक्टेशन है वो रिपोर्ट हो ही जाएगा। इस वजह से मैं बता रहा था आपको, ये जो सारी चीज़ें हैं वो एजुकेशन पर्पज़ की तरह ठीक है, रिसर्च की तरह ठीक है, बट इसको किसी भी तरह का बोल सकते हैं रिकमेंडेशन या फिर ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है दोस्तों KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, KPI ग्रीन है, KPI इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
अब इस कंपनी में पिछले कुछ टाइम में काफ़ी ह्यूज करेक्शंस हमें देखने को मिली है ड्यू टू वैल्यूएशंस, क्योंकि दोस्तों अभी पास्ट में देखा जाए तो कंपनी के जो ईपीएस हैं वो कंसिस्टेंट ग्रो किए हैं, उस वजह से कंपनी के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स भी कंसिस्टेंट ग्रो की है, जो कि एक तरह से देखा जाए सरदर्द वाली बात नहीं है, क्योंकि ईपीएस के साथ अगर वैल्यूएशन ग्रो करेगा तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है उतना। बट अगर ईपीएस के ग्रोथ में एक कंसर्न क्रिएट हो जाए तब वैल्यूएशन वहाँ पर सस्टेन कर पाएगा, इसके बड़े बोल सकते हैं डाउट रहते हैं। और अभी क्या है कि अल्ट्राटेक ने 1800 करोड़ रुपए की जो कैपेक्स की अनाउंसमेंट की थी, उस वजह से देख ही सकते हो आप कि उम्मीद कर लिया गया कि आने वाले 2 साल बाद केआई इंडस्ट्री, पॉलीकैब इंडिया जैसी कंपनीज के जो ईपीएस हैं वो स्लो हो सकते हैं, यानी कि ग्रोथ उनके वीक हो सकते हैं। तो वैल्यूएशन टूट गया और केआई इंडस्ट्रीज़ की तरफ से ये बताया गया कि अगले 2 साल में इनके नंबर्स में कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, और अल्ट्राटेक को अगर आना है तो 2 साल तो उनको लगेगा नहीं, 3 से 4 साल या 5 साल भी उनको लगेगा एक ब्रांड को बिल्ड करने में। तब तक अगर देखा जाए तो केआई इंडस्ट्री हो या फिर पॉलीकैब इंडिया हो, ये काफ़ी बड़ी बन जाएगी और ओवरऑल ये एक काफ़ी टफ मार्केट है, नए प्लेयर्स की उतनी ज़्यादा जगह है नहीं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट किया गया था केआई इंडस्ट्रीज़ की तरफ से, जिसके बेसिस पे कुछ रिकवरी हमें ज़रूर देखने को मिली। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर इसका वैल्यूएशन अभी देखा जाए तो मुझे पर्सनली वो नहीं लग रहा है कि मैं इस कंपनी में आंख बंद कर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दूं। बट अगर ये अपने पिछले 5 साल के मीडियन पी पे आती है तो फिर अट्रैक्टिव ज़रूर लगेगी। बट हाँ, ये कोई बाई या सेल या होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इनफैक्ट वही करना चाहिए आपको। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है कोफोर्ज। दोस्तों कल के दिन कोफोर्ज का शेयर बहुत ही फोकस में था, क्योंकि कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। अब स्टॉक स्प्लिट के रेशियोज की बात करें तो वो है 1:5, यानी कि एक शेयर के बदले कंपनी ने इन्वेस्टर्स को 5 शेयर देने का फैसला किया है। तो अगर आप इन्वेस्टर है इस कंपनी के, बेशक आपकी अच्छी न्यूज़ है, इन्वेस्टर नहीं इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था, करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।